अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है टेंजेंट्स एंड एंगल्स ऑफ अ सर्कल और न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन। सो एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ थ्योरम्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। सबसे पहले तो क्योंकि चैप्टर का नाम है टेंजेंट्स एंड एंगल्स ऑफ अ सर्कल, तो आपको मालूम होना चाहिए कि टेंजेंट किसे कहते हैं। एंगल तो आपको मालूम होगा कि जब भी दो रेस, ठीक है, दो रेस, जिस तरह एक ये रे है और एक दूसरी रे हो इस तरह से, तो इनका जो कॉमन एंड पॉइंट है यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है। जब दो रेस एक एंड पॉइंट पे, कॉमन एंड पॉइंट पे मीट करती हैं तो वहाँ पे एक एंगल बनता है, ठीक है। या एंगल आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मच समथिंग हैज़ टर्न, कि किसी चीज़ ने कितना ज़्यादा जो है ना टर्न लिया है वहाँ से, ठीक है। जिस तरह अगर दो रोड्स हैं, ठीक है, तो एक रोड फॉर एग्जांपल इस तरह से है, दूसरा रोड यहाँ से टर्न ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप क्लॉक की एग्जांपल लें तो क्लॉक की जो नीडल्स होती हैं उनका कॉमन एंड पॉइंट होता है, ठीक है। इस तरह से अगर एक क्लॉक है तो यहाँ पे नीडल्स होंगी, ठीक है, इनका एक कॉमन एंड पॉइंट है तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। जैसे जैसे नीडल्स मूव करेंगी उनके दरमियान एंगल चेंज होता रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट किसे कहते हैं? एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके गुजरती है, ठीक है। ये सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, इसको किसी एक पॉइंट से जो लाइन टच करती है उसको टेंजेंट लाइन कहा जाता है। जिस तरह से अगर यहाँ पे मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करती हूँ कि ये इस पॉइंट पे इसको टच कर रही है, ठीक है, इसको टेंजेंट लाइन कहा जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो कुछ थ्योरम्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब थ्योरम 10.1 है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट इट इज टेंजेंट टू अ सर्कल। अब इसका मतलब क्या है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एट इट्स आउटर एंड पॉइंट। रेडियल सेगमेंट का क्या मतलब है? रेडियस की बात हो रही है, ठीक है। और आपको मालूम है कि रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक जो एक लाइन है उसको रेडियस कहा जाएगा, ठीक है। ये रेडियस है। अब इसका जो आउटर एंड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, मतलब कि जो रेडियस है उसका जो आउटर एंड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से अगर एक लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है कि वो इस पॉइंट को टच करते हुए जाए, ठीक है, तो उसको टेंजेंट लाइन कहा जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि अगर कोई भी रेडियस है, ठीक है, और उसके आउटर एंड पॉइंट से एक लाइन जो है ड्रॉ की जाए परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वहाँ पे, एक लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप की जा रही है इस रेडियल सेगमेंट के, तो उसको टेंजेंट लाइन कहा जाएगा। अब जो थ्योरम 10.2 है वो इसी का कन्वर्स है, ठीक है। वो क्या है? टेंजेंट टू अ सर्कल एंड रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि अगर कोई भी एक लाइन है, ठीक है, जो सर्कल पे टेंजेंट लाइन है, ठीक है, लेट्स सपोज ये लाइन हमने एक ड्रॉ की थी, ठीक है, टेंजेंट लाइन है, तो टेंजेंट टू अ सर्कल, ये टेंजेंट है सर्कल पे, एंड रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना टेंजेंट लाइन का, ठीक है। यहाँ से एक रेडियल सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, ये रेडियस है, तो एंड रेडियल सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेंटर, ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट से और सेंटर तक, ऑब्वियसली रेडियस क्या होता है? जो कि सेंटर से ड्रॉप किया जाता है सर्कमफेरेंस तक, तो सर्कमफेरेंस पे भी ये पॉइंट जहाँ से ये टेंजेंट लाइन जो है वो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ठीक है, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सेम वही चीज़ थी पहले थ्योरम में भी, लेकिन अब इसका कन्वर्स हो गया है। पहले थ्योरम में क्या कहा गया है कि रेडियस है, उसके आउटर एंड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है, परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ की जा रही है तो ये लाइन जो है ये इस सर्कल पे टेंजेंट है। थ्योरम 10.2 में इसके ऑपोजिट कहा जा रहा है कि एक टेंजेंट है ऑलरेडी सर्कल पे और रेडियस है, ठीक है, जो कि इस टेंजेंट लाइन को इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टच कर रहा है, ठीक है, तो इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज़ होगी, ठीक।
थ्योरम 10.3 है कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब इसका क्या मतलब है कि एक सर्कल पे अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, मतलब कि लेट्स सपोज एक ये पॉइंट हम ले लेते हैं पॉइंट पी, ओके। इस पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स जो हैं, ये पॉइंट अब इस सर्कल के बाहर है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल से बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया है। यहाँ से अगर हम दो टेंजेंट लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करते हैं इस सर्कल पे इस तरह से, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं टेंजेंट 1 और इसको हम नाम दे देते हैं टेंजेंट 2, ठीक है। सो ये जो दो टेंजेंट्स हैं जो कि इस पॉइंट से, ये पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स जो ड्रॉ किए गए हैं इस सर्कल पे, ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है ये बराबर होगी, ठीक है। सो ये चीज़ें ये माइंड में आपने रखनी है, क्योंकि यही जो फैक्ट्स है ना ये हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। थ्योरम 10.4 है कि इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। अब इसका क्या मतलब है कि अगर दो सर्कल्स हैं जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो सर्कल्स हैं जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सो इसका सेंटर हम लेट्स से कह लेते हैं ये O है एंड दिस इज डिस्टेंस P, ठीक है। और ये जो जिस पॉइंट पे ये दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं इसको हम नाम दे देते हैं Q का, ओके। सो यहाँ पे इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है, ठीक है, दोनों सर्कल्स के जो सेंटर हैं, ये डिस्टेंस अगर आपसे कहा जाता है फाइंड आउट करें तो ये थ्योरम उस पे बेस्ड है, ठीक है। उसके लिए है कि दो सर्कल्स हैं जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उनके सेंटर्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, ये आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। अब देखें ये जो सर्कल है जिसका सेंटर पी है, पी क्यू क्या है, इसका रेडियाई है। इसी तरह से ओ क्यू रेडियस है, ठीक है, और ओ क्यू क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। तो इस रेडियस को ओ क्यू और पी क्यू, इन दोनों सर्कल के रेडियस को अगर हम ऐड कर दें तो ओ से पी तक हमें डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। दैट मीन्स कि इन दोनों सर्कल के जो सेंटर्स हैं उनका डिस्टेंस हमें मालूम हो जाएगा। सो इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, अगर उन दोनों सर्कल्स का कि जो सेंटर है उनका डिस्टेंस हम मालूम करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं कि दोनों सर्कल्स के रेडियस को हम ऐड कर दें तो ये सारा डिस्टेंस हमें मालूम हो जाएगा। 10.5 थ्योरम है इफ़ टू सर्कल्स टच इंटरनली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सर्कल्स इज द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। अगर दो सर्कल्स हैं, ठीक है, जो कि इंटरनली टच कर रहे हैं, एक ये सर्कल है, इसका सेंटर ये है, इसको हम नाम दे देते हैं O का, और ये जो छोटा सर्कल है, ठीक है, इसके सेंटर को हम नाम दे देते हैं P का। सो अगर हम O से P तक डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो हम ये किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो O से यहाँ पे ये जो बड़ा सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर क्या है O, तो यहाँ तक इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, ये रेडियस, ओके। और जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस ये है, ठीक है, ये वाला P पॉइंट से यहाँ तक ये रेडियस है। तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों सेंटर्स के दरमियान में, मतलब कि O से P तक ये जो सेगमेंट है ना, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, जो बड़ा सर्कल है उसका ये रेडियस है, जो छोटा सर्कल है उसका ये रेडियस है। सो अगर इस बड़े रेडियस में से ये रेडियस हम माइनस कर दें तो हमें ये सेगमेंट मिल जाएगा। दैट मीन्स के दोनों सर्कल्स के जो सेंटर है वो डिस्टेंस हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि अगर दोनों सर्कल्स के रेडियाई को हम माइनस कर दें, ठीक है। सो ये थ्योरम्स वगैरह यूज़ होंगे, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जब आपने क्वेश्चंस में एंगल साइड वगैरह फाइंड आउट करने होंगे तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का, इन्हीं थ्योरम्स का हम यूज़ करेंगे। अब जो थ्योरम 10.6 है ये पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 में यूज़ होगा। सो ये उस टाइम में आपको समझा दूंगी, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 का। सो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन द गिवन फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट हैं और 8 पार्ट्स में फिगर्स दी हुई हैं और आपने अननोन जो है, दैट मीन्स के अननोन एंगल्स भी हो सकते हैं, साइड्स भी हो सकती हैं, वो आपने फाइंड आउट करनी है। सो अननोन जहाँ पे वेरिएबल्स होंगे, जिस तरह से यहाँ पे R वेरिएबल है, ये हमने फाइंड आउट करना है। सो पार्ट नंबर 1 है जिसमें ये फिगर है। सो सबसे पहले आपने फिगर में देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही बता दी गई हैं, ठीक है, फिगर में ही लेबल की गई होंगी। इसके अलावा जो थ्योरम्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपने माइंड में रखने हैं बिकॉज उनका यहाँ पे यूज़ होगा।
सो ये फिगर है जहाँ पे एक सर्कल है और ये एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट से दैट मीन्स कि ये पॉइंट जो है ये सर्कल के बाहर है, ठीक है। और यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं PQ और PR। तो अब यहाँ से ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए, ये थ्योरम जो हमने पढ़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों टेंजेंट्स जो कि इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट से ड्रॉ की गई हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, ओके। लेकिन हमने फाइंड करनी है ये R, मतलब कि ये जो रेडियस है इस सर्कल का, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम इस ट्राइंगल को कंसीडर कर सकते हैं, ट्राइंगल OPQ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने जो पहला थ्योरम पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था कि अगर कोई भी टेंजेंट लाइन है और एक रेडियल सेगमेंट है, ठीक है, रेडियल सेगमेंट जो कि इस टेंजेंट के जिस पॉइंट को ऑफ कांटेक्ट को, ठीक है, यहाँ पे ये जो टेंजेंट लाइन है और रेडियल सेगमेंट है जो इस पॉइंट पे ड्रॉप की गई है, तो ये दोनों क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। सो इस थ्योरम का आपने यहाँ पे यूज़ करना है। किस तरह से, अगर हम ट्राइंगल को कंसीडर करें OPQ, ठीक है, सो इसमें ये साइड गिवन है, ये साइड भी गिवन है, और ये साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें मालूम है कि ये टेंजेंट लाइन और ये जो रेडियस है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 जो हमने पढ़ा है और थ्योरम नंबर 2 जो कि उसका कन्वर्स था। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने मेंशन कर लेना है कि सिंस PQ इज टेंजेंट टू अ सर्कल, PQ इस सर्कल पे टेंजेंट है, सो ये जो रेडियस है OQ और PQ जो टेंजेंट है ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। PQ इज परपेंडिकुलर, ये साइन किसका है, परपेंडिकुलर का है, इस परपेंडिकुलर टू OQ ये रेडियस और ये टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ। 90 डिग्री का एंगल है, सो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। एंगल OQP इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के इक्वल है। सो अब देखिए यहाँ पे ये साइड गिवन है, ये साइड भी गिवन है, तो ये साइड हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल है तो पैथागोरस थ्योरम हम बहुत आसानी से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स कि ये साइड है बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये साइड है हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने जो साइड है ना इसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे, बाकी की दो साइड्स बेस और परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज है OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, OP है 13, OQ है R रेडियस जो हमने फाइंड करना है, और OP है 12। तो 13 का स्क्वायर लेंगे 169, 12 का स्क्वायर लें 144, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, सो R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, सो R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये हमने फाइंड आउट करनी थी। पार्ट नंबर 2 है जिसमें अगेन हमारे पास एक फिगर जो है वो गिवन है, ठीक है, और हमने फाइंड आउट करना है ये OL डिस्टेंस जो है ना ये D से रिप्रेजेंट किया गया है, ये लाइन जो है ना इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। सो अगेन पहले थ्योरम का यूज़ होगा। किस तरह से, ये साइड भी देखें गिवन है, ये भी गिवन है, तो ये साइड हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है OML। किस तरह से, LM एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है, जो इस सर्कल पे ड्रॉप की गई है, और OM क्या है, इसका रेडियस है। तो जब भी एक रेडियस और टेंजेंट लाइन जो है वो मीट करते हैं, ठीक है, टेंजेंट लाइन ये है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, तो यहाँ से एक रेडियस ड्रॉप किया गया है। सो थ्योरम नंबर 1 और 2 के मुताबिक क्या होगा कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये टेंजेंट और ये रेडियस, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो दैट मीन्स कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल OLM। तो इस 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, ये, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। सो ये बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर सकते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले आपने मेंशन कर लेना है कि सिंस LM इज टेंजेंट टू अ सर्कल, LM इस पे टेंजेंट है इस सर्कल पे, सो LM और ये जो रेडियस है OM दे आर परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल OLM इसमें हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। OL जो हमने फाइंड करना है ये हाइपोटेन्यूज है, सो OL स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, OL है D के इक्वल जो हमने फाइंड करना है, OM है 2 सेंटीमीटर, ML है 6√3 सेंटीमीटर। सो D स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 6√3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लें 4, और ये जो स्क्वायर है ये 6 पे भी अप्लाई होगा, √3 पे भी। जब 6 पे अप्लाई होगा 36 हो जाएगा, √3 पे अप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 3 रह जाएगा। सो 3 और 36 को मल्टीप्लाई करें 108, इन्हें ऐड कर लें तो 112।
और क्योंकि हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और डी की वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 7 सेंटीमीटर, और ये हमने फाइंड करनी थी। पार्ट नंबर 3 है। अब इस फिगर में अगर देखें तो ये साइड गिवन है, इसके अलावा ये एंगल गिवन है, ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन ये एक्स हमने फाइंड करना है, और इसके अलावा ये जो रेडियस है वाई ये हमने फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब देखें ये भी टेंजेंट है और ए सी ये भी टेंजेंट है। सो जो हमने थ्योरम पढ़ा था, अब आप ये भी देख सकते हैं कि इस सर्कल के बाहर है ए पॉइंट, और ए पॉइंट से ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं इस सर्कल पे। तो थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि जब भी एक सर्कल से बाहर एक पॉइंट से, सर्कल के बाहर है एक पॉइंट और वहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉप किए जाते हैं सर्कल पे, तो वो दोनों टेंजेंट्स बराबर होते हैं। तो ये टेंजेंट हमें मालूम है 8 सेंटीमीटर, तो ए सी भी ऑटोमेटिकली इसी के ही इक्वल होगा। लेकिन ये चीज़ साथ में आपने मेंशन भी करनी है, एज ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी दे आर टेंजेंट्स टू द सेम सर्कल। एक ही सर्कल पे ये दोनों टेंजेंट्स है ना, फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट ए आउटसाइड द सर्कल, और ये टेंजेंट्स कहाँ से ड्रॉप किए गए हैं, ए पॉइंट से, जो कि इस सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ए बी और ए सी ये दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगे। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक्स भी किसकी इक्वल हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए बी इक्वल है 8 सेंटीमीटर के और ए बी ये टेंजेंट बराबर है ए सी के। सो ए सी विच इज़ इक्वल टू एक्स इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है ये वाई। ठीक है, ये जो रेडियस है ये हमने फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब अगेन जो थ्योरम हमने पढ़ा है कि एक टेंजेंट लाइन, ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है, यहाँ से एक रेडियस जब ड्रॉ किया जाता है तो ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, सो हमने ये साइड फाइंड करनी है। ठीक है, ये रेडियस हमने फाइंड करना है। सो अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल में ए पी बी, इसमें एक साइड भी गिवन है, एक एंगल भी गिवन है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करते हुए ये साइड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो अब देखिए 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड, इसके साथ वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। ओके, तो बेस गिवन है इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए पी बी, ये अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये चीज़ भी आप मेंशन कर लें कि एज ए बी इज टेंजेंट टू अ सर्कल, क्योंकि ए बी इस सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक है, तो ये रेडियस पी बी और ए बी ये क्या होंगे, दे आर परपेंडिकुलर, पी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि रेडियस अब यहाँ से भी ड्रॉप किया जा सकता है, बट रेडियस जब इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मीट करेगा, ठीक है, तो ये टेंजेंट लाइन और ये रेडियस दोनों परपेंडिकुलर होंगे। दैट मीन्स कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो ये ट्राइंगल ए पी बी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए पी बी, इसमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज़ होते हैं, टेन थीटा में। ठीक है, आपको मालूम है टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के, राइट। सो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, y डिवाइडेड बाय बेस क्या है, 8। सो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, सो y की वैल्यू आ जाएगी 8/3 सेंटीमीटर √3। ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.62 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि इस साइड की लेंथ है 4.62 सेंटीमीटर, और इसके अलावा ये एक्स साइड हमने फाइंड करनी थी। सो दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। सो इस फिगर में अगर देखें तो यहाँ पे एक एंगल हमें बता दिया गया है 25 डिग्री। ये एंगल एक्स हमने फाइंड करना है, और इसके अलावा ये एंगल वाई जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि इस फिगर में सिर्फ दो एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, साइड्स वगैरह नहीं। ओके, सो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो ये जो एक ए पॉइंट है ये सर्कल के बाहर है, और इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। दैट मीन्स कि ए सी और ए बी ये क्या होंगे, बराबर होंगे। Okay, so since AB and AC are tangents to the same circle from a common point A outside the circle, AB is equal to AC। ये थ्योरम हमने पढ़ा है कि जब भी सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है, तो वो दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगे। तो मतलब कि AB इक्वल है AC के। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है
कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल और ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों बराबर होंगे। ओके, सो एंगल ओ ए बी, ठीक है, एंगल ओ ए बी किसकी इक्वल है 25 डिग्री के, तो एंगल ओ ए सी ये एंगल भी किसकी इक्वल हो जाएगा 25 डिग्री के, ठीक है। सो मेजर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ओ ए सी एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 25 डिग्री। सो ये एंगल भी 25 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब ये एंगल फाइंड करने का पर्पस क्या है कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये कंप्लीट एंगल ये हम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल किस तरह क्या हो जाएगा 25 + 25 50 डिग्री, ठीक है। सो एंगल बी ए सी ये जो एंगल है, ठीक है, बी ए सी ये किसकी इक्वल हो जाएगा 25 + 25 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, अब आपने क्या करना है, इस ट्राइंगल को कंसीडर करना है, ट्राइंगल ए बी सी को, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी ये जो ट्राइंगल है इसको अगर आप कंसीडर करें तो ये लाइन ए सी और लाइन ए बी ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो जब भी एक ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हैं तो उसका क्या मतलब है कि वो एक आइसोस्लीस ट्राइंगल है। और आइसोस्लीस ट्राइंगल में जो दो साइड्स बराबर होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये साइड की ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये, ठीक है, ये वाला एंगल है, और इस साइड के ऑपोजिट एंगल है ये वाई एंगल। तो दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है। सो इसे यूज़ करते हुए, इस आइसोस्लीस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए हम वाई जो है बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी क्या है, एक आइसोस्लीस ट्राइंगल है, और इसकी रीज़न आपने मेंशन कर लेनी है कि क्योंकि ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। और जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, एंगल ए सी बी, ठीक है, एंगल ए सी बी। और इसके अलावा इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स बराबर हैं और क्योंकि ये एंगल y के इक्वल है तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये y के इक्वल होगा, ठीक है। आइसोस्लीस ट्राइंगल में जो दोनों साइड्स बराबर होती हैं उनके सामने वाले साइड एंगल्स भी बराबर होते हैं। ओके, सो दैट मीन्स कि ये भी y की इक्वल है, इसको भी आप कह लें कि ये y की इक्वल है, ये भी y है, और ये कंप्लीट एंगल किसकी इक्वल है 50 डिग्री के। और एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम किसकी इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो इस ट्राइंगल को हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल ए बी सी को। इसमें एक एंगल है y, दूसरा एंगल है y और तीसरा एंगल है 50। सो y + 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y + y क्या हो जाएगा 2y, और 50 साइड पे जाके माइनस होगा, सो 130। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो y की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। सो y एंगल इस तरह से हमने फाइंड कर लिया है 65 डिग्री के इक्वल है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है x एंगल। ओके, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखें ये जो लाइन है ए बी ये टेंजेंट लाइन है और ओ बी क्या है, ये एक रेडियस है, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है, और यहाँ से एक रेडियस है ओ बी, राइट। तो मतलब कि ओ बी और ए बी क्या है, दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है 90 डिग्री का। ये कंप्लीट एंगल जो है ना, मतलब कि ये x और ये y जो है इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। x ये है और ये y है, तो x और y को ऐड कर दिया जाए तो कंप्लीट एंगल 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब क्योंकि y हमें मालूम है तो x हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस फैक्ट को यूज़ करेंगे, इस थ्योरम को यूज़ करेंगे कि सिंस ए बी इज टेंजेंट टू अ सर्कल, सो ओ बी ये जो रेडियस है और ए बी क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर होंगे। एज ए बी इज टेंजेंट टू अ सर्कल, रेडियल सेगमेंट ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। सो अब हमें ये भी मालूम है कि जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सो ये x और इसमें y ऐड कर दें तो पूरा एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। x + y इज इक्वल टू 90 डिग्री। y एंगल हमने फाइंड किया है 65 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 65 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 में से 65 माइनस कर दें 25 डिग्री, और ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है जिसमें फिगर में अगर देखें तो यहाँ पे ए एंगल हमने फाइंड करना है और सी ए जो कि बी के इक्वल है, ये साइड हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, सो इस फिगर में अब सिर्फ एक टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट ए बी। ओके, इसके अलावा ये ए पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, यहाँ से सेंटर को ज्वाइन किया गया है ए सी, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है।
और इसके अलावा यहाँ पे एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है DCB और ये एंगल है 30 डिग्री के इक्वल और ये टेंजेंट जो है ये 15 सेंटीमीटर के इक्वल है। सो बेसिकली हमने ये एंगल A और B साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये एंगल A फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एंगल A फाइंड करने के लिए अगर यहाँ पे देखें तो ये एक साइड गिवन है। अगर कोई एक और एंगल गिवन होता तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हुए ये एंगल फाइंड कर सकते थे, क्योंकि ट्राइंगल BCA ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए ये एक टेंजेंट लाइन है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ये एक रेडियस है BC। सो मतलब कि ये टेंजेंट लाइन और ये रेडियस क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, राइट। ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर हमें ये एंगल मालूम होता ना तो फिर हम ये बहुत आसानी से ये एंगल फाइंड आउट कर सकते थे, राइट। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि ये एंगल जो है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि एंगल ACB, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये मेंशन कर लेते हैं कि एज AB इज टेंजेंट टू अ सर्कल, AB इस पे सर्कल पे टेंजेंट है। सो BC ये रेडियस और BA ये जो टेंजेंट है, ये दोनों क्या हैं, BC इज परपेंडिकुलर टू AB। सो मेजर एंगल ABC दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एंगल फाइंड करते हैं, एंगल BCA। अगर ये एंगल हमें मालूम हो जाए तो ये एंगल भी मालूम होगा। इन दोनों एंगल्स को यूज़ करते हुए हम तीसरा एंगल बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। जब 2 एंगल्स मालूम होंगे तो तीसरा एंगल भी मालूम हो जाएगा। अब ये एंगल फाइंड करने से पहले भी ये ट्राइंगल एंगल जो है ये हमने फाइंड करना है, तो इससे फाइंड करने के लिए हमने ये एंगल फाइंड करना होगा। ओके, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दी होती है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है, वो हमने ऑब्वियसली यूज़ करना होता है। सो हम ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ट्राइंगल BCD, ठीक है, ये जो ट्राइंगल बन रही है। अब ये एक आइसोसलीस ट्राइंगल है। किस तरह से, DC क्या है, ये रेडियस है, BCB क्या है, ये भी रेडियस है। तो जब दो साइड्स बराबर हैं, दोनों रेडियस है ना, तो BC और CD दैट मीन्स के बराबर हैं, तो ये एक आइसोसलीस ट्राइंगल हो जाएगी। ट्राइंगल BCD इज आइसोसलीस ट्राइंगल। रीज़न क्या है कि BC और CD ये दोनों बराबर हैं। क्यों? बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल के। अच्छा, अब जब ये दो साइड्स बराबर हैं आइसोसलीस ट्राइंगल में, जब दो साइड्स बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। इस साइड के सामने एंगल कौन सा है ऑपोजिट, ये एंगल 30 डिग्री। इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, 30 डिग्री, ये एंगल है, तो ये भी 30 डिग्री के ही इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है कि एंगल CBD ये भी 30 डिग्री के इक्वल है और एंगल BDC ये भी 30 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये आइसोसलीस ट्राइंगल है। ये यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है। तो हम ये एंगल फाइंड करना चाह रहे थे, राइट। तो ये एंगल भी मालूम है, ये एंगल भी मालूम है, तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल BCD को यूज़ करते हुए। इन ट्राइंगल BCD 3 एंगल्स का सम किसकी इक्वल होता है, 180 डिग्री के। सो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल DCB या BCD कह लें, ठीक है। जो एंगल आप फाइंड करें ना वो लेटर दरम्यान में होना चाहिए, BCD कह लें या DCB कह लें, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BCD 30 डिग्री ये एंगल प्लस दिस एंगल 30 डिग्री और ये एंगल BCD, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। 30 प्लस 30 160, 160 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल BCD की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। ये एंगल मतलब हमने फाइंड कर लिया है, दिस इज़ 120 डिग्री। अब ये एंगल हम फाइंड कर चुके हैं तो ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। आपको मालूम है कि स्ट्रेट एंगल पे जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब कि जो कंप्लीट एंगल है ना, ये एंगल ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ना, सेमी सर्कल देखिए बन रहा है, सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि ये एंगल अगर 180 डिग्री के बराबर है और ये एंगल ये हाफ जो है इसका ये 120 है, तो 180 में से अगर ये 120 माइनस कर दिया जाए तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी लॉ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, कि एंगल BCD प्लस, ठीक है, एंगल BCD ये एंगल प्लस एंगल BCA ये एंगल, इन दोनों का सम किसकी इक्वल होगा, 180 डिग्री के। अगेन BCA भी कह सकते हैं, ठीक है, और ACB भी कह सकते हैं। सो ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब एंगल BCD हम फाइंड कर चुके हैं 120 डिग्री, एंगल ACB यही तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं ताकि ये एंगल फाइंड करके हम A एंगल फाइंड कर सकें। तो एंगल ACB इज इक्वल टू 180, 120 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, एंगल ACB की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है 60 डिग्री के बराबर है।
तो अब हम इस ट्राइंगल को यूज़ करेंगे फाइनली ट्राइंगल ए बी सी को। ये एंगल भी मालूम है 60, ये है 90, तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। सो अब हमने यूज़ करना है इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए सी बी को। ओके, इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए सी बी को, ठीक है। ट्राइंगल ए सी बी में एंगल ए सी बी, ये एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी ये एंगल, और प्लस एंगल बी ए सी, मतलब कि तीनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल है 180 डिग्री है। तो एंगल ए सी बी हमने फाइंड किया है 60 डिग्री, एंगल ए बी सी हमें मालूम है 90 डिग्री की इक्वल था, और एंगल बी ए सी यही तो ए एंगल है जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 60 + 90 हो जाएगा 150, ठीक है। इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी ए सी किसकी इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के, और एंगल बी ए सी का नाम क्या है ए। सो ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ए एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करनी है ये बी साइड, ये साइड रह चुकी है, ये साइड हमने फाइंड करनी है। सो अब हमें मालूम है कि ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके ऑपोजिट साइड क्या है, ये हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। ये साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब अगर आप इसके रेफरेंस एंगल मानते हैं, ठीक है, अगर ये 60 डिग्री को अगर हम रेफरेंस एंगल कहते हैं तो इसके सामने साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड, ये साइड बेस हो जाएगी। और अगर हम इस एंगल को रेफरेंस एंगल मानते हैं, ठीक है, तो इसके साथ वाली साइड बेस हो जाएगी, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो ए एंगल क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी फाइंड आउट करने को कहा गया था, इसी को हम रेफरेंस एंगल कह लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी में ये हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, ए रेफरेंस एंगल है, ए हमने फाइंड किया है 30 डिग्री, और इसके साथ वाली साइड है बेस जो कि हमें मालूम है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी यूज़ हो सकती है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज हो, कॉस थीटा। आपको मालूम है कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा को यूज़ करते हुए हम ये साइड फाइंड करेंगे। ओके, सो कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, some people have curly brown hair base over hypotenuse। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस क्या है 15, और हाइपोटेन्यूज क्या है बी साइड जो कि हमने फाइंड करनी थी। ओके, सो cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 इज इक्वल टू 15/b। बी इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, बी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 15। अब 2 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और √3 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 15 × 2 डिवाइडेड बाय √13। तो अगर इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 30/√3, और इसे सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। तो बी साइड हमने फाइंड कर ली है, और यही एक एंगल ए और बी साइड हमने फाइंड करनी थी। आई होप इट्स क्लियर। पार्ट नंबर 6 है, और यहाँ पे अगर फिगर देखें तो एक टेंजेंट लाइन है ए सी, एक टेंजेंट लाइन है ए बी, और ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। इसके अलावा ये एंगल हमें मालूम है 120 डिग्री के बराबर है, और ये एंगल बी भी हमने फाइंड करना है, मतलब कि ये, ठीक है, यहाँ से ये 2 एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि एंगल ए जो है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अब ये एंगल ए जो है ना आसानी से फाइंड किया जा सकता है। किस तरह से, ये ए बी एक टेंजेंट लाइन है जो कि पी बी रेडियस पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये पी बी रेडियस है, ये टेंजेंट लाइन है। तो अब आपको मालूम है कि जब रेडियस और टेंजेंट लाइन इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे मीट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये थ्योरम हमने पढ़ा है। इसके अलावा ये पी सी ये भी रेडियस है, और टेंजेंट लाइन है ए सी, तो इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे ये पी सी रेडियस जो है यहाँ पे मीट कर रहा है। सो ये एंगल भी किसके बराबर होगा 90 डिग्री के। तो अब देखें ये एंगल भी मालूम है, ये भी मालूम है, और ये भी, ये एंगल हम इसमें फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल ए बी पी सी एक 4 साइडेड फिगर, ठीक है, एक ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं, उसमें चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। और अब इस 4 साइडेड फिगर में 3 एंगल्स मालूम हैं, तो चौथा एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि सिंस ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, ए बी और ए सी इस सर्कल पे टेंजेंट्स हैं, ठीक है। सो ए बी और पी बी, ठीक है, ये क्या होंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, ए बी और बी पी कह लें या पी बी कह लें, ये परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह से ए सी और पी सी ये भी परपेंडिकुलर हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एंगल ए बी पी ये भी 90 डिग्री के इक्वल है। इसी तरह से एंगल ए सी पी ये एंगल भी 90 डिग्री के बराबर है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम कंसीडर करते हैं 4 साइडेड फिगर
ए बी पी सी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी पी सी चारों एंगल्स का सम किसकी इक्वल होगा 120 डिग्री के, मतलब कि एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 120 प्लस 90 दे ऑल आर इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन तीनों को अगर आप ऐड करें, ठीक है, सो दिस इज 300 डिग्री, 300 डिग्री को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, सो ए एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, ए एंगल फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एंगल बी। ये जो एंगल है ये हमने फाइंड आउट करना है। सो एंगल बी फाइंड करने के लिए हमने ट्राइंगल कंसीडर करनी है, ट्राइंगल पी सी डी। इस ट्राइंगल को हमने कंसीडर करना है, तो उसके लिए हमें ये एंगल भी मालूम होना चाहिए और ये एंगल भी मालूम होना चाहिए, राइट। अगर ये दोनों एंगल्स मालूम होंगे तो हम तीसरा एंगल तभी फाइंड कर सकते हैं। अब ये एंगल आसानी से मालूम किया जा सकता है, किस तरह से? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पी बी पी डी, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे कंप्लीट एंगल किसके बराबर होगा? स्ट्रेट लाइन पे एंगल किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। उसमें से ये एंगल हमें मालूम है 120, तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं ना। अगर 180 में से 120 माइनस कर दें तो सबसे पहले काम हम यही करेंगे। ओके, सो एंगल सी पी डी, ठीक है, एंगल सी पी डी ये एंगल और एंगल सी पी बी ये एंगल, ये किसके बराबर है? इनको अगर ऐड कर दें सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, इनको अगर ऐड कर दें ये 180 डिग्री की इक्वल है। सो एंगल जो सी पी बी है, सी पी बी, ये किसकी इक्वल है? 120 डिग्री के, तो इसकी जगह 120 डिग्री लिखेंगे। सी पी डी ये एंगल तो हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज़ आएगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री की इक्वल है। 120 को इस साइड पे शिफ्ट करें सो दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है, ये 60 डिग्री के बराबर है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि ये पी सी क्या है? ये रेडियस है सर्कल का, और पी डी भी क्या है? ये रेडियस है सर्कल का। तो मतलब कि ये साइड पी सी और पी डी ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो मतलब कि ट्राइंगल पी सी डी ये एक आइसोस्लीज ट्राइंगल है। आइसोस्लीज ट्राइंगल में जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं, इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर। इस साइड के ऑपोजिट एंगल है बी, इस साइड के ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा? बी, ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो अब हम इस ट्राइंगल को यूज़ करते हुए बी एंगल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मेंशन करना है ये, ठीक है, कि इन ट्राइंगल पी सी डी, पी सी इक्वल है पी डी के, बिकॉज दे बोथ आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस हैं, ठीक है। सो ट्राइंगल पी सी डी इज आइसोस्लीज ट्राइंगल। अब ये आइसोस्लीज ट्राइंगल है तो ये एंगल पी सी डी बराबर होगा इस एंगल के, एंगल पी डी सी के। मतलब अगर ये बी है तो ये बी के ही इक्वल होगा। तो ये चीज़ हमने नोट कर लेनी है कि एंगल पी सी डी इज़ इक्वल टू एंगल पी डी सी विच इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल होगा? 180 डिग्री के। इन ट्राइंगल पी सी डी, एंगल पी सी डी प्लस एंगल पी डी सी प्लस एंगल सी पी डी, इन तीनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल है? 180 डिग्री के, ठीक है। एंगल पी सी डी ये सी एंगल पी डी सी ये डी एंगल, और एंगल सी पी डी ये पी एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री की इक्वल है। एंगल पी सी डी और एंगल पी डी सी ये दोनों को बी की इक्वल है, ठीक है। और इसके अलावा सी पी डी हमने फाइंड किया है 60 डिग्री, तो b प्लस बी क्या हो जाएगा? 2b। 60 साइड पे जाके माइनस होगा तो 120 रह जाएगा, और 2 इस साइड पे जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, और यही एंगल हमने फाइंड करना था, ठीक है, एक a एंगल और एक b एंगल। आई होप इट्स क्लियर। अब पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 सॉल्व करने से पहले आपने ये थ्योरम अंडरस्टैंड कर लेना है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। थ्योरम 10.6 है। थ्योरम क्या है कि एन एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड chord of a circle through the point of contact is equal to angle in alternate segment। अब इसका मतलब क्या है कि एंगल जो बन रहा है, एन एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड chord of a circle थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये कर लें कि एक टेंजेंट यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है। अब आपको मालूम है टेंजेंट लाइन कौन सी होती है? जो सरकमफेरेंस को एक पॉइंट पे टच करती है, ओके। और कॉर्ड क्या होती है? जो एक लाइन सेगमेंट जो सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट्स पे टच करेगी, ठीक है। सो थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि एक अगर टेंजेंट है और कॉर्ड जो है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है ना, यहाँ से अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ठीक है। सो अब ये जो कॉर्ड है, बेसिकली ये कॉर्ड ये इस सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है, एक ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है, ठीक है, एक ये और एक ये। अच्छा,
अब क्या कहा जा रहा है कि एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ से अगर एक एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? ये एंगल बन रहा है टेंजेंट लाइन और इस कॉर्ड के दरमियान में, थीटा, ये किसके इक्वल होगा? ये जो कॉर्ड है, ठीक है, अगर इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हैं सरकमफेरेंस पे, ठीक है, सरकमफेरेंस पे, लेट्स सपोज इस पॉइंट तक हम ज्वाइन कर लेते हैं लाइक दिस, तो इस कॉर्ड के ज़रिए इस दूसरे सेगमेंट में ये जो थीटा एंगल बन रहा है ना, ये यहाँ पे है इस सेगमेंट में, तो ये दूसरे सेगमेंट में इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो भी एंगल बनेगा वो भी थीटा के ही इक्वल होगा। अब सिर्फ ये एंगल नहीं, ठीक है, ये कॉर्ड के एंड पॉइंट्स है ना, यहाँ से आप इस तरह भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कि कॉर्ड का ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, लेकिन सरकमफेरेंस पे ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है, इसको इंस्क्राइब्ड एंगल भी कहा जाता है। तो ये एंगल भी थीटा की इक्वल होगा। इसी तरह से अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लें, ठीक है, और कॉर्ड का जो दूसरा एंड पॉइंट है इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लें, ये भी इस थीटा के ही इक्वल होगा। तो इसका क्या मतलब है कि एक टेंजेंट लाइन और कॉर्ड के दरमियान में एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, वो इसके दूसरे सेगमेंट में, कॉर्ड के दूसरे सेगमेंट में जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा, मतलब कि इस कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको अगर ज्वाइन कर दें आप सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे, जो भी एंगल बनेगा वो इस थीटा के ही बराबर होगा। अब इसी तरह से अगर आप इसको सेगमेंट 1 कह लें, यहाँ पे मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। अब ये छोटा सर्कल है लेकिन बात वही है, ठीक है। इसी तरह से टेंजेंट लाइन है, ये कॉर्ड है, ये एक सेगमेंट है और ये दूसरा सेगमेंट है। सो ये ही अगर ये टेंजेंट लाइन और ये जो कॉर्ड है अगर इस सेगमेंट में एक एंगल बना रही है थीटा, ओके, सो ये क्या हो जाएगा फिर? ये अल्टरनेट सेगमेंट हो जाएगा, मतलब कि कॉर्ड के इन दोनों एंड पॉइंट्स को, ये थीटा यहाँ पे बन रहा है ना, तो इस सेगमेंट में इन कॉर्ड्स के ज्वाइन करने से सरकमफेरेंस पे जो भी एंगल बनेगा यहाँ पे वो भी थीटा के ही बराबर होगा। अब यहाँ पे भी ये एंगल बन सकता है, इसी तरह से इस तरह से भी ये एंगल बन सकता है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। तो इसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहा जाता है कि अगर एक टेंजेंट लाइन और एक कॉर्ड एक एंगल बना रही हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से सरकमफेरेंस पे, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, इसको इंस्क्राइब्ड एंगल भी कहा जाता है। यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो इस थीटा के बराबर होगा। सो आई होप इट्स क्लियर। अब पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, वो सॉल्व करते हैं। सो पार्ट नंबर 7 है, अब यहाँ पे अगर आप फिगर देखें तो ये एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है, और ये एक कॉर्ड है बी ए, ये सी बी एक टेंजेंट लाइन है, ये बी ए एक कॉर्ड है जो इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे मीट कर रही है, ओके। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 75 डिग्री, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और इसके अलावा ये एंगल जो है ए एंगल, ये हमने फाइंड आउट करना है, ओके। अब ये ए एंगल किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, यहाँ पे अब हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। अब ये टेंजेंट लाइन है सी बी, ओके, इसके अलावा ये बी ए जो है ना ये कॉर्ड है, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है 75 डिग्री, ओके। तो अगर इस कॉर्ड को ये और ये दो जो एंड पॉइंट्स हैं, ये एक सेगमेंट हो गया, ठीक है, और ये दूसरा सेगमेंट है, कॉर्ड के इस तरफ दूसरा सेगमेंट है, तो यहाँ पे एंगल है 75 डिग्री। अगर इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे ए और बी, ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं, इनको आप इस सेगमेंट में सरकमफेरेंस पे कहीं पे ज्वाइन करें, ठीक है, मतलब कि यहाँ से आप लाइन्स ड्रॉ करें ए और बी पॉइंट से पे, और सरकमफेरेंस पे वो एक पॉइंट पे अगर जाके मीट करती है वहाँ पे एक एंगल बनेगा, तो वो एंगल इसी के बराबर होगा। तो अभी हमने ए एंगल फाइंड करना है। ए एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक ट्राइंगल है बी ए डी, इसे हम यूज़ करेंगे। इसमें एक एंगल है 90 डिग्री, ए एंगल हमने फाइंड करना है। सो अगर हम ये डी एंगल फाइंड कर लें, ठीक है, तो ट्राइंगल के दो एंगल्स हमें मालूम हो जाएंगे, तीसरा एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो अब देखें, ये कॉर्ड है बी ए, यहाँ से इस कॉर्ड के इस एंड पॉइंट से ये एक लाइन है और यहाँ से एक दूसरी लाइन है ये, तो मतलब कि ये जो एंगल बन रहा है ये अल्टरनेट सेगमेंट में बन रहा है, ये 75 डिग्री के ही इक्वल होगा। ये कॉर्ड है बी ए, यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन के साथ एंगल बन रहा है 75 डिग्री, तो कॉर्ड के इस सेगमेंट में, ठीक है, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे डी पॉइंट पे, तो डी पॉइंट पे जो एंगल है वो 75 डिग्री के ही इक्वल है। सो दिस इज़ डन बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने मेंशन कर लेना है कि बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एंगल CAB 75 डिग्री के इक्वल है। ये किसके इक्वल होगा? एंगल ADB के, ठीक है, एंगल ADB, ये दोनों इक्वल होंगे। ये 75 डिग्री है, ये भी 75 डिग्री के, ये इक्वल होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अभी मैंने आपको समझाया है, आई होप इट्स क्लियर। सो ये 75 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो ट्राइंगल ABD को हम यूज़ करते हुए बहुत आसानी से ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABD 3 एंगल्स का सम किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। सो एंगल ABD, ठीक है, प्लस एंगल DAB या BAD कह लें ये एंगल, और प्लस एंगल ADB ये एंगल, तीनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल है? 180 डिग्री के। एंगल ABD तो A है जो हमने फाइंड करना है, ये एंगल जो A पे बन रहा है ये 90 डिग्री की इक्वल है, और D पे जो एंगल बन रहा है वो 75 डिग्री है। सो 90 + 75 क्या हो जाएगा? 165, ठीक है। और 165 को अगर हम इस साइड पे शिफ्ट कर दें, 180 में से 165 माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 15 डिग्री, ठीक है। सो A किसकी इक्वल है? 15 डिग्री के। आई होप इट्स क्लियर। अब इसी तरह से पार्ट नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे भी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज़ होगा। सो सबसे पहले तो हम इस फिगर को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक टेंजेंट लाइन है TS, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है? A। एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है AC, ठीक है। ये भी कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है। इसके अलावा अगर इस कॉर्ड को अभी हम सिर्फ देखें तो इस कॉर्ड के साथ और ये टेंजेंट लाइन, ठीक है, इनके दरमियान एंगल बन रहा है 63 डिग्री। इसके अलावा AC कॉर्ड और ये जो टेंजेंट लाइन है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और इस कॉर्ड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 57 डिग्री है। हमने एक ये एंगल फाइंड करना है Y, एक एंगल हमने फाइंड करना है Z, और एक एंगल हमने फाइंड करना है X। तो सबसे पहले जो है हम X एंगल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के लिए क्या है कि आपने एक कॉर्ड और अगर टेंजेंट लाइन को चेक करना होगा, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन है TS, ठीक है। अभी हम सिर्फ इस कॉर्ड को कंसीडर करेंगे, ओके। इस टेंजेंट लाइन और ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है, यहाँ से एक कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड और टेंजेंट लाइन के दरमियान एंगल बन रहा है 63 डिग्री। तो ये एक सेगमेंट हो चुका, और ये इस कॉर्ड के इस तरफ दूसरा सेगमेंट है। तो इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं लाइंस के ज़रिए, हम लाइंस यहाँ से एक्सटेंड करते हैं, और सरकमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है वो इसी एंगल के बराबर होगा, राइट। तो अब देखिए इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को यहाँ पे जो एक्सटेंड किया गया है, और ये सरकमफेरेंस पे एक एंगल बन रहा है एंगल X। तो ये एंगल X इसके ही बराबर होगा बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सो बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एंगल BAS, एंगल BAS ये एंगल किसके बराबर है? एंगल ACB इस एंगल के बराबर है। सो एंगल BAS तो हमें मालूम है 63 डिग्री, एंगल ACB किसके इक्वल है? X के। तो इस तरह से हमने X एंगल फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है Z एंगल। तो उसके लिए ये दूसरी डायग्राम हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। वही डायग्राम है, सिर्फ दोबारा ड्रॉ की है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, समझने में आसानी हो। अब हमने Z एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये कॉर्ड देखनी है, कॉर्ड AC, ठीक है, और ये जो टेंजेंट लाइन है TS, ओके। ये कॉर्ड और टेंजेंट लाइन के दरमियान में एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल बन रहा है 57 डिग्री। तो ये एक सेगमेंट है, ठीक है, AC के इस साइड पे एक सेगमेंट है और ये दूसरा सेगमेंट है। तो अब टेंजेंट लाइन और कॉर्ड के दरमियान में ये जो एंगल बन रहा है वो किसकी इक्वल होगा? अगर इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स AC को हम एक्सटेंड करें और सरकमफेरेंस पे ये इस पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं और Z एंगल बन रहा है, तो ये Z एंगल किसके बराबर होगा? ऑटोमेटिकली 57 डिग्री की, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है कि कॉर्ड और टेंजेंट लाइन जो एंगल बना रहे हैं एक सेगमेंट में, अल्टरनेट सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा सरकमफेरेंस पे इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से वो इसी एंगल के बराबर होगा, ठीक है। सो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC ये एंगल हमने फाइंड करना है ना, Z, ये किसकी इक्वल है? एंगल CAT के इस एंगल के बराबर है। सो Z इज इक्वल टू 57 डिग्री। अब लास्ट रह चुका है Y एंगल। तो Y एंगल हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? Z एंगल हमने फाइंड कर लिया है, X भी फाइंड कर लिया है, तो ट्राइंगल ABC में Y एंगल अब आसानी से फाइंड किया जा सकता है। ABC में 2 एंगल्स मालूम है, तो जब 2 एंगल्स मालूम हो तो तीसरा एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 3 एंगल्स का सम किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो एंगल BAC ये एंगल
प्लस एंगल ए बी सी ये एंगल और प्लस एंगल ए सी बी ये एंगल, तीनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल है 180 डिग्री के। एंगल बी ए सी ये तो वाई है, हमने फाइंड करना है एंगल ए बी सी, ठीक है। एंगल ए बी सी ये जेड है जो कि हमने फाइंड किया था 57 डिग्री। एंगल ए सी बी ये एक्स है जो हमने फाइंड किया था 63 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 180। 57 और 63 को अगर हम ऐड करते हैं सो दिस इज इक्वल टू 120। ओके, सो y इज इक्वल टू 180, 120 साइड पे जाके माइनस होगा, सो y की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें एक फिगर दे दी गई है और स्टेटमेंट क्या है कि इन फिगर AB and AC are two tangents of a circle with center O at point B and point C respectively। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है। AB और AC ये दोनों इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, एट पॉइंट B एंड पॉइंट C रिस्पेक्टिवली। AB टेंजेंट है B पॉइंट पे और AC टेंजेंट लाइन है C पॉइंट पे। सो कहा जा रहा है कि इफ़ एंगल BOC ये एंगल 120 डिग्री के इक्वल है, ठीक है, दिस इज़ 120 डिग्री, देन फाइंड। फिर 4 पार्ट्स हमें दिए गए हैं और ये चारों एंगल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो सबसे पहला पार्ट है एंगल OBA, ये हमने फाइंड करना है एंगल OBA। तो ये देख लेते हैं एंगल OBA, ये एंगल हमने फाइंड करना है। सो अब आपने थ्योरम्स वगैरह इतने हमने रिकॉल किए हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि AB एक टेंजेंट लाइन है और BO एक रेडियस है। सो जब टेंजेंट लाइन और रेडियस एक ही पॉइंट पे मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे मीट कर रहे हैं, टेंजेंट लाइन है और इस पॉइंट से ही एक रेडियल सेगमेंट ड्रॉ किया गया है, सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि ये रेडियस और ये टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो ये बहुत आसानी से हमें मालूम हो गया है कि ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। सो सबसे पहले आपने मेंशन कर लेना है कि सिंस AB इज टेंजेंट टू सर्कल, AB इस सर्कल पे टेंजेंट है, OB इज परपेंडिकुलर टू AB, OB परपेंडिकुलर है AB पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो मेजर एंगल OB इज इक्वल टू 90 डिग्री। पार्ट नंबर 2 है एंगल OCB। एंगल OCB हमने फाइंड करना है। सो कौन सा एंगल है ये एंगल OCB, ये एंगल हमने फाइंड करना है, मतलब कि ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल OCB इसे हम कंसीडर करेंगे। ओके, अच्छा, अब इस ट्राइंगल में अगर आप नोट करें तो OC ये भी रेडियस है, ठीक है, और OB ये भी रेडियस है, ठीक है। मतलब कि इस ट्राइंगल में OCB में 2 साइड्स बराबर हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, ठीक है। हमने फाइंड करना है ये एंगल। ओके, सो OCB में ये एंगल हमें मालूम है, ये एंगल हमने फाइंड करना है, लेकिन ये एंगल भी अननोन है, ये एंगल भी हमें नहीं मालूम। तो ये एंगल तो मालूम है, अगर ये एंगल मालूम हो जाए तो ये एंगल आसानी से फाइंड किया जा सकता है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये करेंगे कि क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, तो इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये भी और ये भी दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। इसके सामने ये एंगल है और इसके सामने ये एंगल है, तो मतलब कि ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो अब ये एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम ये मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले कि इन ट्राइंगल OCB, OB और OC दोनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं क्योंकि ये रेडियस है इस सर्कल का, ठीक है। सो ट्राइंगल OCB इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल OCB और एंगल OBC ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल्स बराबर हैं और इनको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना जो है ना वो इजी हो जाए। सो अब ये एंगल x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है और ये एंगल 120 है। तो 3 एंगल्स का सम किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसी फैक्ट को यूज़ करते हुए हम जो है एंगल रिक्वायर्ड जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो इन ट्राइंगल OCB, एंगल OCB प्लस एंगल OBC प्लस एंगल BOC, मतलब कि C, B और O ये तीनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल है, 180 डिग्री के। एंगल OCB को हमने लेट किया है x की इक्वल, एंगल OBC को भी हमने लेट किया है x की इक्वल, और BOC ये एंगल तो हमें मालूम है 120 डिग्री, सो दैट इज़ इक्वल टू 180। तो x प्लस x हो जाएगा 2x, 120 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। मतलब कि
एंगल ओ सी बी जो कि हमने फाइंड करना था, इसको हमने एक्स के इक्वल लेट किया था ना, सो एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमने फाइंड करना है एंगल बी ए सी। ठीक है, एंगल बी ए सी हमने फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एंगल कौन सा है। एंगल बी ए सी, ये एंगल हमने फाइंड करना है। ओके, अच्छा, अब अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को देखें ओ बी ए सी, 4 साइडेड फिगर है ना, इसमें ये एंगल हमें मालूम है 120 डिग्री। ये एंगल हमने फाइंड किया था और हमें मालूम है कि ये टेंजेंट लाइन और ये रेडियस परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये टेंजेंट लाइन और ये रेडियस भी तो परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स हमें मालूम है तो चौथा एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। सो यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ओ बी ए सी, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी ओ प्लस एंगल सी ओ बी। ठीक है, एंगल ओ बी ए, यहाँ पे साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंगल ओ बी ए ये एंगल, फिर है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये एंगल, और एंगल ए सी ओ ये एंगल, और एंगल सी ओ बी ये एंगल। इन चारों का सम किसकी इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 360। तो एंगल बी ओ बी ए 90 डिग्री था, एंगल बी ए सी हमने फाइंड करना है, एंगल ए सी ओ बी 90 डिग्री है, और एंगल सी ओ बी ये 120 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। तो 90 प्लस 90 हो जाएगा 180, 180 प्लस 120 विल बी 300। सो 300 को जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हमने फाइंड करना था। अब इसका लास्ट 4th पार्ट है एंगल ए बी सी हमने फाइंड करना है, एंगल ए बी सी। ओके, अब ये कौन सा एंगल है? एंगल ए बी सी ये एंगल। ठीक है, इसमें सिर्फ ये हिस्सा हमने फाइंड करना है, ये हिस्सा एंगल ए बी सी, मतलब कि ट्राइंगल ए बी सी में ये पार्ट हमने फाइंड करना है। ओके, तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं? अब देखें, हमें ये पूरा एंगल मालूम है 90 डिग्री के इक्वल है। ये पार्ट भी हमने एक्स भी मालूम किया था, किसकी इक्वल था? 30 डिग्री के। ठीक है, ये पूरा हिस्सा 90 डिग्री है, ये हिस्सा 30 है। तो अगर हम ये हिस्सा फाइंड करना चाह रहे हैं तो 90 में से अगर ये 30 माइनस कर दें, ठीक है, 90 में से ये कंप्लीट एंगल में से ये हिस्सा हम माइनस कर दें 30, तो ये एंगल हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो यही आपने यहाँ पे लिख लेना है कि एंगल ए बी सी जो हमने फाइंड करना है ये किसकी इक्वल है? एंगल ओ बी ए माइनस एंगल ओ बी सी। एंगल ए बी सी किसकी इक्वल है? एंगल ओ बी ए, मतलब कि ये कंप्लीट 90 डिग्री, माइनस एंगल ओ बी सी, मतलब कि ये जो एक्स था हमने फाइंड किया था। सो 90 माइनस 30 एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है O इज सेंटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब O इज सेंटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इसका क्या मतलब है कि 2 सर्कल्स हैं, ये सर्कल और ये बड़ा सर्कल, इन दोनों का सर्कल सेंटर जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों का सेंटर O ही है, तो इसलिए इन दोनों सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाएगा। ओके, सो ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ आउटर सर्कल। ए बी और सी डी ये क्या है? ये जो बड़ा सर्कल है, आउटर सर्कल है, इसकी कॉर्ड्स है, राइट? क्योंकि ये लाइन जो है ए बी, ये इस सरकमफेरेंस को इन 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। इसी तरह से ये लाइन भी सी और डी पॉइंट पे 2 पॉइंट्स पे सर्कल को, सरकमफेरेंस को टच कर रही है। ठीक है, सो ये दोनों इस आउटर सर्कल की कॉर्ड्स हैं एंड दे आर टेंजेंट टू इनर सर्कल। और ये जो इनर सर्कल है इस पे टेंजेंट है, क्योंकि ये देखें यहाँ से एक पॉइंट से इसको टच करते हुए जा रही है, इसी तरह से ये कॉर्ड भी इस पॉइंट पे टच करते हुए इसको जा रही है। ठीक है, सो सी डी और ए बी आउटर सर्कल की कॉर्ड्स हैं और इनर सर्कल के पे टेंजेंट लाइन है। ओके, सो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमने ये प्रूव करना है कि ये ए बी और सी डी कॉर्ड्स बराबर हैं। अच्छा, अब ये चीज़ हमने समझ लेनी है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? O इज़ द सेंटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये सारा क्वेश्चन में गिवन है, वही चीज़ हमने गिवन में लिखनी है, लेकिन जब हम प्रूव करते हैं तो हमने गिवन भी लिखना है, फिर हमने लिखना है टू प्रूव करना क्या है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर प्रूव करते हैं विद स्टेटमेंट और रीज़न। जो भी हम स्टेटमेंट देंगे कि ये इस तरह से है तो उसकी रीज़न भी देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम गिवन जो है वो नोट कर लेते हैं। गिवन क्वेश्चन में है सब।
कि ओ इज सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसके अलावा ए बी और सी डी ये दोनों कॉर्ड्स हैं आउटर सर्कल की एंड दे आर टेंजेंट टू इनर सर्कल। ठीक है, ये चीज़ें अभी मैंने आपको समझाई हैं। प्रूफ हमने क्या करना है कि ए बी इक्वल है सी डी के। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने की वजह क्या है, यहाँ पे हमने प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल है सी डी के। अब अगर आपको 9th चैप्टर का में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, अगर आप उसको रिकॉल करें कि अगर दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हों, ठीक है, दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हों तो वो दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यही करना है कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए बी और सी डी ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, अगर हम ये प्रूव कर दें तो हम ये प्रूव कर लेंगे कि ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट हैं, ये बराबर हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। हमने ओ को ज्वाइन कर लेना है ए बी से भी और सी डी से भी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई का। इसी तरह से इससे भी हम कॉर्ड सी डी से भी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं एफ पॉइंट का। सो यही चीज़ हमने यहाँ पे नोट करनी है कंस्ट्रक्शन में। ज्वाइन ओ टू पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी ई एंड एफ ऑफ कॉर्ड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ए बी कॉर्ड का जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ से भी हमने ओ को ज्वाइन किया है, इसी तरह से यहाँ पे भी इसको हमने नाम दे दिया है ई का और इसको हमने नाम दे दिया है एफ का। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी बराबर हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये कॉर्ड जो है और ये कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट जो लिखनी है वो है कि ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हम साथ में ये भी बताएंगे कि ये परपेंडिकुलर है। ओके, अब ये किस तरह से, इसकी रीज़न क्या है। अब देखें, ये ए बी जो है ये इनर सर्कल पे क्या थी, टेंजेंट लाइन थी, ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, और ओ ई ये इस सर्कल का रेडियस है। ठीक है, इस इनर सर्कल का ओ ई रेडियस है और ए बी जो है इस इनर सर्कल पे टेंजेंट लाइन है। तो एक टेंजेंट लाइन और जो रेडियस होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो दैट मीन्स कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। सो ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। इसकी रीज़न आपने क्या लिखनी है कि टेंजेंट टू सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट। ये थ्योरम है और ये हमने समझा है, पढ़ा है। ठीक है, कि टेंजेंट टू अ सर्कल, कोई भी एक टेंजेंट लाइन है और रेडियल सेगमेंट, ठीक है, जो सर्कल का रेडियस होगा वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये थ्योरम है, ये इसकी रीज़न हमने लिख दी। इसी तरह ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे। ओ एफ ये परपेंडिकुलर है सी डी पे क्योंकि सी डी भी एक टेंजेंट लाइन है इस इनर सर्कल पे, और एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे ओ एफ जो रेडियस है ये ड्रॉ किया गया है। सो ओ एफ और सी डी भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और इसकी भी रीज़न हमने यही लिख लेनी है। ठीक है, कि टेंजेंट टू सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट। ये यहाँ पे मैंने जो है ना इक्वल का सिंबल यूज़ किया है कि यहाँ पे आपने यही रीज़न लिखनी है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि ओ ई इक्वल है ओ एफ के। किस तरह से, क्योंकि ओ ई और ओ एफ ये दोनों क्या हैं, इस सर्कल का, इनर सर्कल का रेडियस है। तो जब रेडियस है तो दोनों रेडियस की एक ही सर्कल की बात हो रही है, सो दोनों रेडियस बराबर होंगे। सो रीज़न आपने लिखनी है कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल या इनर सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ द इनर सर्कल, इनर सर्कल के ही ये दोनों रेडियस हैं। सो जब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ओ से ई तक और ओ से एफ तक ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो हमने यही चीज़ कही थी कि अगर हम ये प्रूव कर लें कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तो ये दोनों कॉर्ड्स भी क्या मतलब होगा, कॉन्ग्रुएंट है। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, और उसकी रीज़न क्या है कि टू कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट, कि जब दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, जो अभी हमने प्रूव किया है। ठीक है, सो हमने ये प्रूफ क्योंकि कर लिया है तो हम ये साथ में रीज़न लिखेंगे कि ये थ्योरम भी है कि जब दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, दैट मीन्स कि उनकी लेंथ बराबर होती है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अली इज़ विलिंग अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 फीट। एक रस्सी है, ठीक है, स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 3 फीट है और उसके साथ एक स्टोन को अटैच किया गया है, टाई किया गया है। ठीक है, और अली जो है उस रस्सी को घुमा रहा है, तो वो स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिस तरह से अगर ये एक रोप है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टोन को
अटैच किया गया है, टाई किया गया है, तो जब अली इसको घुमाएगा, ठीक है, इस रस्सी को, तो पत्थर जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रिंग इज़ ब्रोकन, फिर अचानक से जो रस्सी है ये टूट जाती है। एंड स्टोन मूव्स अलॉन्ग टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर पाथ, और ये जो पत्थर है, ठीक है, जब ये रस्सी टूटी है, ठीक है, तो ये पत्थर टेंजेंट डायरेक्शन में, ये सर्कुलर पाथ बन रहा था ना, तो यहाँ से टेंजेंट डायरेक्शन में दूर जाके पत्थर गिर जाता है, ठीक है। एंड हिट्स अ पॉइंट 5 फीट अवे फ्रॉम अली, और अली से 5 फीट दूर जाके वो स्टोन गिरता है। अब अली इस पॉइंट पे है, ठीक है, वो रस्सी को घुमा रहा था, ठीक है, जिसके साथ स्टोन बंधा हुआ है। अब जब रस्सी टूटती है तो स्टोन दूर जाके गिरेगा, और अली से 5 फीट दूर, ठीक है, यहाँ तक आप कह लें कि ये 5 फीट दूर जाके ये स्टोन इस पॉइंट पे गिरा है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, तो ये जो डिस्टेंस स्टोन ने कवर किया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मालूम है। सबसे पहले तो हम इनको नाम दे देते हैं, ठीक है, कि ओ पॉइंट पे को हम सेंटर कह लेते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे अली मौजूद है, ठीक है। तो ये जो स्टोन है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये इसका रेडियस हो जाएगी, इसको हम नाम दे देते हैं एल का, ठीक है। सो ओ एल इज़ इक्वल टू 3 फीट। इसके अलावा जिस पॉइंट पे अब पत्थर जाके गिरेगा उसको हम नाम दे देते हैं एम पॉइंट का। सो ओ एम इज़ इक्वल टू 5 फीट। हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इस स्टोन ने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर किया है। सो एम एल बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है। सो अब यहाँ पे आपको मालूम है कि एक रेडियस है, ठीक है, और ये टेंजेंट लाइन है, तो ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। सो सिंस ओ एल इज़ परपेंडिकुलर टू एम एल, ठीक है, ये थ्योरम हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं कि एक रेडियस और टेंजेंट लाइन जो है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जब ये मीट करते हैं यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो ट्राइंगल ओ एल एम इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे अब हमने देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, और ये इसको बेस कह लें जो कि हमने फाइंड करनी है। सो यहाँ पे जब दो साइड्स हमें मालूम है तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज है ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, ठीक है। सो ओ एम है 5, ओ एल है 3 और एम एल हमने फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर लेंगे 25 और 3 का स्क्वायर लें तो 9, ठीक है। सो 25, 3 का स्क्वायर है 9, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। तो 25 में से 9 माइनस कर लें 16 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एम एल की वैल्यू फाइंड करनी है और ये स्क्वायर है, तो दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। सो एम एल साइड जो है दैट इज इक्वल टू 4 फीट। दैट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन इज 4 फीट। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 सर्कल्स टच एक्सटर्नली। 3 सर्कल्स हैं जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास जो बुक में फिगर है उसमें सर्कल्स में थोड़ा सा गैप है, बट वो प्रिंटिंग में इशू हो सकता है। क्वेश्चन में बता दिया गया है कि 3 सर्कल्स टच एक्सटर्नली एंड द रेशो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज 2:3:4। अब ये तीनों सर्कल्स जो हैं इनके जो सेंटर्स हैं, ठीक है, ये सेंटर्स जो हैं इनके दरम्यान में जो रेशो है वो हमें बता दी गई है, वो है 2:3:4। अच्छा, अब ये लेंथ नहीं है, ठीक है, कि इस सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है या 3 है या 4 है, ठीक है, ये रेशो है। वो भी मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज 36 सेंटीमीटर। अब इन तीनों सेंटर्स को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बन रही है इसका पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि ट्राइंगल की बाउंड्री आप कह लें, मतलब कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को अगर आप ऐड कर दें तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। सो इस ट्राइंगल के जो पेरीमीटर है वो 36 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। हमने हर सर्कल का रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्कल का रेडियस है, ये भी इसी का रेडियस है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ तक इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, और इस सर्कल का ये रेडियस है या फिर ये भी रेडियस है। ये रेडियस हमने मालूम करने हैं, ओके। सो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट R1, R2 एंड R3 आर द रेडियाई ऑफ 3 सर्कल्स। हम तीनों सर्कल्स की जो रेडियस है ना, रेडियाई हैं, उनको हम नाम दे देते हैं। चलें, इसको हम कह लेते हैं R1, इस सर्कल का रेडियस, तो ये भी R1 हो जाएगा क्योंकि इसी सर्कल का रेडियस है। इसके रेडियस को अगर हम कह देते हैं R2, तो इस सर्कल का रेडियस
ये भी है, ये भी R2 हो जाएगा, और इस सर्कल के रेडियस को अगर हम कहते हैं R3 तो ये भी रेडियस है, ये भी R3 के ही बराबर होगा। ओके, चलें अब हमें नेक्स्ट बताया गया है कि रेशो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज़ 2:3:4। मतलब कि ये हमें रेशो बता दी गई है इन सेंटर्स के दरमियान, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है, लेकिन ये लेंथ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप ये समझ सकते हैं कि क्योंकि ये सर्कल्स एक्सटर्नली टच करें, और ये थ्योरम भी हमने पढ़ा था कि जब सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये दोनों सर्कल के रेडियाई का सम होगा। इसी तरह से इस सेंटर और इस सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इन दोनों सर्कल्स के रेडियाई का सम होगा। और आप ये विजुअली भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, एक ये रेडियाई और एक ये रेडियाई, इनको हम अगर ऐड करें तो हमें लेंथ मिल सकती है, ठीक है, लेकिन बेसिकली हमने अभी रेडियस फाइंड करना है और हमें ये लेंथ नहीं बताई गई है। ओके, आई रिपीट, ये रेशो बताई गई है। अब इस चीज़ को आप किस तरह से समझ सकते हैं? अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास हो साइड की लेंथ हो 5:15:25, ठीक है, ये लेंथ है। ओके, सो अगर हम इसको इसका कॉमन फैक्टर देखते हैं तो कौन सा होगा? 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 1:3:5। तो ये रेशो बेसिकली हमें गिवन है, ये लेंथ गिवन नहीं है, ठीक है। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या था इन तीनों का? 5, जिससे हमने इसको डिवाइड किया तो हमें ये रेशो मिल गई है। इसी तरह से ये रेशो गिवन है, एक्चुअल लेंथ गिवन नहीं है। तो अगर हम इस रेशो को 5 से, अब इनका कॉमन फैक्टर 5 था ना, अगर इस रेशो को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वापस यही मिल जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25। तो मतलब कि 5 इनका कॉमन फैक्टर है इस रेशो का, और इस कॉमन फैक्टर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें एक्चुअल लेंथ मिल सकती है। ओके, सो इसी तरह से सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, जो इन सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, इसकी तीनों साइड्स की लेंथ हमने मालूम करनी है। सबसे पहले हम लेंथ मालूम करेंगे क्योंकि हमें इन साइड्स की रेशो मालूम है। हम लेंथ मालूम करेंगे, जब लेंथ मालूम होगी तो तभी हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें इन तीनों साइड्स की रेशो मालूम है, मतलब कि कोई एक कॉमन फैक्टर होगा जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस ट्राइंगल की, मतलब कि इस सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ्स हैं, ये साइड्स हमें मिल जाएंगी। तो वो कॉमन फैक्टर हमने मालूम करना है, ठीक है। रेशो गिवन है, साइड्स की लेंथ मालूम करने के लिए हमने कॉमन फैक्टर मालूम करना होगा। सो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर ऑफ रेशो ऑफ साइड्स। ये जो रेशो हमें दी गई है, एक्स इनका कॉमन फैक्टर है, वो एक्स हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो फैक्टर होगा उस रेशो, इसको इस रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साइड्स मिलेंगी। तो x अगर कॉमन फैक्टर है तो 2x, 3x और 4x, ये क्या है? दे आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। x कॉमन फैक्टर हमने लेट किया है तो x को हमने इनसे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो दे आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमें ये भी बताया गया है कि इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 36 सेंटीमीटर है। सो पेरीमीटर किसकी इक्वल होगा? तीनों साइड्स को ऐड करेंगे, 2x + 3x + 4x। पेरीमीटर है 36 और इनको ऐड करें तो 9x हो जाएगा। 9 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। मतलब कि जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 4 सेंटीमीटर है। अगर इस रेशो को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं उनकी लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। सो 2x, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 4, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 सेंटीमीटर, ये एक साइड की लेंथ है। फिर है 3x, 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की जगह 4 लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर, ये दूसरी साइड की लेंथ है। और 4x, ठीक है, 2:3:4 था ना, तो 2, 3, 4 तीनों को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, सो ये 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ये इस ट्राइंगल की साइड्स हमें मालूम हो चुकी हैं। दे आर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब जब हमें लेंथ मालूम हो चुकी है इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की, तो अब हमें ये मालूम है कि लेंथ ऑफ अ साइड इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब जैसे इस अगर लेंथ की बात करें इस साइड की, तो ये R1 रेडियस और R2 रेडियस को अगर हम ऐड करें तो ये पूरी साइड है। इसी तरह से इस साइड की अगर बात करें तो R2 + R3 के बराबर है, और इसी तरह से इस साइड की अगर बात करें तो R1 + R3 के बराबर है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ अ साइड इज़ इक्वल टू सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है, कि सिंस
लेंथ ऑफ अ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। सो एक साइड किसके बराबर है, R1 प्लस R2, तो दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरी साइड है R2 प्लस R3, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और इसी तरह से R3 प्लस R1 ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है ताकि हम R1, R2, R3 तीनों रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है अगेन, ठीक है, और इसको नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे R1 R2 है, यहाँ पे R2 R3 है, यहाँ पे R3 R1 है। कोई भी दो ऐसी इक्वेशंस नहीं हैं जिसमें सेम वेरिएबल्स हों, ठीक है, तीनों में ही डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम किसी भी दो इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमने ये एडजस्टमेंट करना होगी, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 R1 को हम इसी साइड पे रखते हैं, R2 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, R1 इज इक्वल टू 8 माइनस R2। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में अगर देखें, इक्वेशन 1 को तो हमने रीअरेंज किया है ना, इक्वेशन 2 और 3 में R1 है यहाँ पे, तो इस इक्वेशन 3 में हम R1 की जगह ये इक्वेशन नंबर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में R1 है ही नहीं, और इक्वेशन 1 में अगर R1 है तो उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो तो वापस यही इक्वेशन आ जाएगी, और अभी हमने उसी को रीअरेंज किया, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 3 में ये R1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, R3 प्लस R1 की जगह क्या लिखेंगे, 8 माइनस R2 इज इक्वल टू 16, तो R3 माइनस R2 और ये 8 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, सो ये 8 रह जाएगा, ठीक है। सो इसको आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर 5 का। अब अगर आप देखें इसमें वेरिएबल्स हैं R3 और R2, और इसके अलावा इक्वेशन नंबर 2 थी जिसमें R2 और R3 हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे ताकि एक वेरिएबल जो है वो ख़त्म हो जाए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन नंबर 5 है माइनस R2 को मैंने पहले लिख लिया, ठीक है, और R3 बाद में इज इक्वल टू 8। तो अब देखें दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो R2 माइनस R2 कैंसिल हो जाएंगे, R3 प्लस R3 हो जाएगा 2R3 और 12 प्लस 8 20, ठीक है। तो जब R2 ख़त्म हो गया तो यहाँ से अब हमने R3 आसानी से फाइंड कर लिया है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो R3 रेडियस आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम बाकी की दो रेडियाई बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, R3 जो है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 12। ओके, सो जहाँ पे R3 है उसकी जगह 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, R2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12, 10 को इस साइड पे शिफ्ट करें माइनस हो जाएगा, तो R2 ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, R2 को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, R1 इज इक्वल टू 8 माइनस R2, यहाँ पे R2 की वैल्यू लिखेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो R1 इज इक्वल टू 8 माइनस R2 की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर, इसे सॉल्व करें तो दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से द रेडियाई ऑफ द 3 सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर AD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक फिगर है जिसमें ये दो सर्कल्स दिए गए हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट है A, ये इस सर्कल का सेंटर है B, और यहाँ से इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया गया है, सो ये AB लाइन है। इसके अलावा यहाँ से ये एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, जो इन दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट है, ओके। सो इसके अलावा ये D पॉइंट को हमने यहाँ पे A से ज्वाइन कर लिया है और B से भी, ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसको C का नाम दे दिया गया है। सो डाटा हमारे पास गिवन है कि AD इक्वल है 5 सेंटीमीटर की, ये AD साइड है 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD ये जो लाइन है ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके अलावा BD इज़ 4.5, BD इज़ 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल, तो ये जो दोनों सर्कल हैं इनके सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट करना है। सो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि जब भी दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली उन दोनों सर्कल्स के रेडियाई का सम होता है, राइट। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि विजुअली भी अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक BC इस सर्कल का रेडियस है और AC इस सर्कल का रेडियस है,
तो अगर हम इन दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरम्यान में कितना डिस्टेंस है ये हम मालूम करना चाह रहे हैं ए बी, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा, अगर हम ए सी में ऐड कर दें बी सी, मतलब कि इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल का रेडियस, इनको अगर हम ऐड करें तो हमें ये डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने ये ए सी फाइंड करना है, ठीक है, और ये बी सी फाइंड करना है। जब हमें ये दोनों साइड्स मालूम हो जाएंगी तो हम इनको ऐड कर लेंगे, तो डिस्टेंस जो है दोनों सेंटर्स के दरमियान में वो हमें मालूम हो जाएगा। अच्छा, अब समझने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन भी है, ठीक है, और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये टेंजेंट लाइन जो यहाँ से ड्रॉप की गई है, इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये रेडियस और ये टेंजेंट लाइन ये भी परपेंडिकुलर होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है, कि टेंजेंट लाइन और जो रेडियल सेगमेंट होता है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह से ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट लाइन, तो ये भी परपेंडिकुलर होंगे। तो जब ये परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगी, ए डी सी बी और इसके अलावा बी सी डी बी, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगी। अब इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है ये, और ये जो साइड है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ये एक साइड गिवन है और एक साइड हमने फाइंड करनी है, मतलब परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करनी है। तो पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम ये साइड फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह इस राइट एंगल ट्राइंगल में बी सी डी में ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और इनमें से एक साइड परपेंडिकुलर और एक बेस, ठीक है। तो ये अगर परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा, तो दो साइड्स गिवन है, हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए ये साइड भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर मैंशन कर लेना है कि सिंस डी सी इज टेंजेंट टू बोथ सर्कल्स, डी सी जो है ये दोनों सर्कल पे टेंजेंट लाइन है, सो ए सी एंड डी सी दे आर परपेंडिकुलर। इसी तरह से बी सी और डी सी दे आर परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल सी ए डी एंड ट्राइंगल सी डी बी, दे आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। ओके, सो अब हम सबसे पहले ट्राइंगल सी ए डी, इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं। इसमें हाइपोटेन्यूज और ये एक साइड गिवन है, तो हम ये साइड आसानी से फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेन्यूज है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए डी है 5, ए सी हमने फाइंड करना है और इसके अलावा डी सी है 4। तो 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 4 का स्क्वायर लें 16, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सो ए सी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9। अब दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और ए सी की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमने ये डी सी बी ट्राइंगल को कंसीडर करना है और इसमें ये साइड फाइंड करनी है। ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस फाइंड करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। बी डी है 4.5, बी सी हमने फाइंड करना है और डी सी है 4। 4.5 का स्क्वायर लें तो 20.25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इनको माइनस करें तो 4.25 आ जाएगा। अब दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है और बी सी की वैल्यू आ जाएगी 2.06 सेंटीमीटर। सो ये ए सी हमने फाइंड कर लिया है, दिस इज़ 3 सेंटीमीटर, और बी सी ये हमने फाइंड कर लिया है 2.06 सेंटीमीटर। तो ए डी, अब दोनों सेंटर्स के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो हम किस तरह से फाइंड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सर्कल इज ए बी है ना, यहाँ से ए से लेके बी तक, और ये किसकी इक्वल है, ए सी प्लस बी सी, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो 3 + 2.06 इज इक्वल टू 5.06 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है इन फिगर, ये एक फिगर दी गई है आपको यहाँ पे, एंगल पी ई एफ, दिस इज 20 डिग्री। एच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एफ जी, ये जो एफ जी है एच इसका मिड पॉइंट है, एंड फाइंड एंगल पी जी एच, एंगल पी जी एच, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ और भी कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी, ठीक है। सो क्योंकि अगर हम ये एंगल फाइंड करना चाहते हैं और ट्राइंगल पी जी एच इसको हम देखें अगर, तो ये तो चले हमें मालूम है कि ये 90 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। एच जो है ये एफ जी का मिड पॉइंट है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगा।
लेकिन ये एंगल हमें नहीं मालूम। अगर ये एंगल मालूम होता तो इन दोनों को हम ऐड करके 180 में से माइनस करते तो ये एंगल फाइंड हो जाता। सो ये एंगल भी हमें नहीं मालूम। इस एंगल को मालूम करने के लिए हमें ये एंगल भी मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम यही कैलकुलेशंस करते हैं, ओके। सो अब ये किस तरह से होगा, किस तरह से हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब हम अगर देखें इस ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल EFP, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 20 डिग्री है, तो ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करते हैं, इसकी मदद से हम ये एंगल फाइंड करेंगे और फिर ये एंगल, ओके। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल EPF, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 3 एंगल्स का सम, हर ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो एंगल EPF, ये एंगल FEP, ये एंगल, और एंगल EFP, ये एंगल, तीनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल है, 180 डिग्री के। सो एंगल EPF, ये तो एंगल हमने फाइंड करना है, FEP इक्वल है 20 डिग्री के, और एंगल EFP, ये एंगल है 90 डिग्री। सो 20 + 90 क्या हो जाएगा, 110 को इस साइड पे शिफ्ट करें, माइनस करें, तो हमारे पास एंगल EPF आ जाएगा 70 डिग्री के इक्वल। ये एंगल है 70 डिग्री, ओके। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि अगर हम ये एंगल फाइंड कर लें, ये एंगल, ठीक है, ये कंप्लीट, ये जो एंगल है ना, यहाँ तक तो ये 70 डिग्री है। अब ये एंगल हम फाइंड करेंगे किस तरह से। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे एक कंप्लीट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये हाफ सर्कल जो है ना, ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, ये 180 डिग्री है। तो इसमें से ये एंगल 70 हमें मालूम है, तो बाकी का एंगल हम ये फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट 180 है। 180 में से अगर ये, ठीक है, ये कंप्लीट 180 है, इसमें से ये 70 हम माइनस कर दें तो ये एंगल हमें मालूम हो जाएगा। सो यही काम अब यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। एंगल EPF, ये एंगल प्लस एंगल FPG, ये एंगल, ये इन दोनों को ऐड करें तो किसकी इक्वल है, 180 डिग्री के। स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो एंगल EPF हमने मालूम किया है 70 डिग्री, एंगल FPG तो हम फाइंड करने लगे हैं, इज इक्वल टू 180। 70 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा। सो ये एंगल है 110 डिग्री के इक्वल। ये जो एंगल है ना, दिस इज, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 110 डिग्री, ओके। ये एंगल 110 डिग्री है, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने ये एंगल फाइंड करना है, राइट। तो उसके लिए हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल FPG। ये जो ट्राइंगल बन रही है FPG, इसको हम कंसीडर करेंगे। अब ये आइसोसलीस ट्राइंगल है, किस तरह से, अब देखें P इस सर्कल का सेंटर है, PG इस सर्कल का रेडियस है, और PFP इस सर्कल का रेडियस है। तो मतलब कि PG और PF दोनों साइड्स क्या हैं इस ट्राइंगल में, बराबर हैं, ठीक है, दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल के। FP और FG बराबर हैं बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो FPG ट्राइंगल क्या हो जाएगी, आइसोसलीस ट्राइंगल हो जाएगी, ओके। तो अगर ये आइसोसलीस ट्राइंगल है, तो अब आपको मालूम है कि जो दो सेम साइड्स होती हैं, इक्वल साइड्स होती हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है कि इस साइड के सामने ऑपोजिट एंगल ये है, और ये दूसरी साइड है ना, ये एक रेडियस है और एक ये रेडियस है, जो दोनों साइड्स बराबर हैं। इसके सामने ये एंगल है और इस साइड के सामने ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे कि इन ट्राइंगल FPG, FP side is equal to PG side because they are the radii of the same circle. So triangle FPG is isosceles triangle. तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। एंगल PFG ये एंगल और एंगल PGF ये एंगल, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो इनको हम लेट कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। इनको हमने एक नाम दे दिया है, ठीक है, दोनों बराबर हैं तो दोनों x के इक्वल हैं, ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। सो अब देखिए ये एंगल भी x है, ठीक है, ये एंगल भी x है, और ये एंगल तो हमने फाइंड किया है 110 डिग्री इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल PFG में। तो तीन एंगल्स का सम किसकी इक्वल होगा, 180 डिग्री के। ये 110 है प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल PFG प्लस एंगल GPF प्लस एंगल PGF इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। F पे जो एंगल बन रहा है, P पे और G पे, तीनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल है, 180 डिग्री के। ये एंगल है x की इक्वल, इसको हमने नाम दिया है। इसी तरह से एंगल GPF हमने फाइंड किया था 110 डिग्री, और एंगल PGF इसको भी हमने नाम दिया है x के, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 180। सो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x,
110 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, सो 70 रह जाएगा, ठीक है। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री। मतलब कि ये जो एंगल है एंगल PGF, दिस इज 35 डिग्री, ठीक है। और यही एंगल हमने फाइंड करना था, बट यहाँ पे क्या नाम था, एंगल PGH, ठीक है। ये एंगल तो वही है, ठीक है, एंगल PGH। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लें, सो एंगल PGH इज इक्वल टू 35 डिग्री, और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन फिगर ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, फाइंड द एंगल्स X एंड Y। यहाँ पे एक फिगर गिवन है जिसमें जो ट्राइंगल बन रही है ट्राइंगल ABC, इसमें कहा जा रहा है AB इक्वल है AC के, दिस साइड AB इज इक्वल टू AC, मतलब कि ये एक ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसमें दो साइड्स बराबर हैं, ओके। सो हमने फाइंड करना है एक एंगल X और एक एंगल Y। तो इसके अलावा भी यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन है, ठीक है। ये ABP, ठीक है, ये एक टेंजेंट लाइन है, इसी तरह से ACQ ये एक टेंजेंट लाइन है, और ये दोनों इस सर्कल पे टेंजेंट है। और ये भी हमें मालूम है कि ये A पॉइंट जो है ये सर्कल से बाहर है, तो यहाँ से ये जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं ये बराबर हैं, और ये क्वेश्चन में भी हमें बता दिया गया है। अब इसके अलावा हमने ये देख लेना है कि ये भी एक ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल BDC। इसमें DC ये भी एक कॉर्ड है, BC ये भी कॉर्ड है, और इसके अलावा BD ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है। इसमें रेडियस हमें गिवन नहीं है। अगर रेडियस गिवन होता तो फिर हम कह सकते थे कि टेंजेंट लाइन और रेडियस जो है परपेंडिकुलर हो जाते हैं। रेडियस सेंटर से मेजर किया जाता है, सेंटर से ड्रॉ किया जाता है, और सेंटर से यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं की गई है। सो हमने X और Y एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम X एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC में ना तो हमें ये एंगल मालूम है ना ही ये एंगल मालूम है। इनमें से एक एंगल भी मालूम हो जाए तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। AC और AB ये दोनों साइड्स बराबर हैं, क्वेश्चन में हमें बताया गया है। तो इसके सामने एंगल है ये और इसके सामने एंगल है ये, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। लेकिन ये दोनों एंगल्स हमें नहीं मालूम, तो इसको अभी हम स्किप करते हैं। सबसे पहले हम Y एंगल देख लेते हैं। अच्छा, अब Y एंगल भी अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो अगर आप अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को रिकॉल करें, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 7th और 8th पार्ट में यूज़ किया था, ठीक है। उसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई भी एक कॉर्ड और टेंजेंट लाइन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे एक एंगल बना रही हैं, तो जो भी दूसरे सेगमेंट में, अब ये एक कॉर्ड है, ठीक है, तो ये एक सेगमेंट है और ये इसके दूसरे साइड पे दूसरा सेगमेंट है, तो दूसरे सेगमेंट में जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा, मतलब कि जो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर दिया जाए और ये सर्कमफेरेंस पे किसी पॉइंट पे मीट कर जाए, तो ये यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो हम जो है ये एंगल फाइंड करते हैं। अब ये एंगल भी किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, ये भी इसमें भी मसला है, क्योंकि ट्राइंगल DBC में ये एक एंगल मालूम है और ये दोनों एंगल्स अननोन है। अच्छा, यही अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे ये जो कॉर्ड है कॉर्ड DB, ठीक है, ये एक कॉर्ड है और ये टेंजेंट लाइन है ABP, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो ये कॉर्ड और ये टेंजेंट लाइन ये एक एंगल बना रहे हैं 46 डिग्री, ठीक है। तो कॉर्ड के इस साइड पे ये एक सेगमेंट है और ये दूसरा सेगमेंट है, ओके। सो ये जो एंगल बन रहा है 46 डिग्री, ये टेंजेंट लाइन और कॉर्ड बना रहे हैं। तो इस सेगमेंट में ये कॉर्ड जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा, ठीक है, इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें और वो सर्कमफेरेंस पे जाके मीट करें, तो जो भी एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा। तो देखें, यही कॉर्ड यहाँ पे एक एंगल बना रही है इस सर्कमफेरेंस पे, ये एंगल, तो मतलब कि 46 डिग्री और ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है। ये आपने थ्योरम्स वगैरह माइंड में रखने हैं और फिगर को ध्यान से समझना है कि किस तरह से आप रिक्वायर्ड चीज़ें जो आपने फाइंड करनी है वो किस तरह से फाइंड की जा सकती हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने कैलकुलेशंस करना होगी। तो अब सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। सो बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि ये एक कॉर्ड है, ये टेंजेंट लाइन, ये दोनों यहाँ पे एक एंगल बना रहे हैं, ये एक सेगमेंट है। अब ये दूसरे सेगमेंट में जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा होता है, जो सर्कमफेरेंस पे बनता है। तो ये जो कॉर्ड है कॉर्ड DB, इसके एंड पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करें, ये एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे इंस्क्राइब्ड एंगल, तो ये और ये एंगल बराबर है। सो बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एंगल DCB, ठीक है, एंगल DCB ये एंगल किसके बराबर है, एंगल DBP के, इस एंगल के।
सो एंगल DCB इज़ इक्वल टू 46 डिग्री। ये एंगल हमने मालूम कर लिया। अब जब ये एंगल हमने मालूम कर लिया है, ये एंगल भी मालूम है, तो ये एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल होता है, 180 डिग्री के, बाय एंगल सम थ्योरम। ओके, सो इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो 66 डिग्री प्लस 46 डिग्री प्लस एंगल DBC किसकी इक्वल होगा, 180 डिग्री के। सो 66 प्लस 46 क्या हो जाएगा, 112, ठीक है, 66 प्लस 46 हो जाएगा 112। तो एंगल DBC इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और 112 इस साइड पे जाके माइनस होगा, और माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल 68 डिग्री के बराबर। तो ये एंगल भी हमने फाइंड कर लिया है, दिस इज़ 68 डिग्री। अच्छा, अब ये एंगल तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम वाई एंगल फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, अब आपने इस कॉर्ड को देखना है, ठीक है, कॉर्ड DC को, क्योंकि ये जो वाई एंगल बन रहा है ये किसके दरम्यान में बन रहा है, ये एक टेंजेंट लाइन है ACQ, और ये एक कॉर्ड है DC, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है वाई। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो DC कॉर्ड है, इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो भी इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा, जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनेगा, वो इसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। ये टेंजेंट लाइन और ये कॉर्ड, ये एक एंगल बना रहे हैं वाई। तो इस कॉर्ड, ये एक सेगमेंट है, ठीक है, DC कॉर्ड के इस साइड पे एक सेगमेंट है और ये अब दूसरा सेगमेंट है। तो इस दूसरे सेगमेंट में, अल्टरनेट सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल, वो इसके बराबर होगा। तो ये देखें D और C, इनको यहाँ पे ज्वाइन किया जा रहा है, ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है जो कि 68 डिग्री के इक्वल है। तो y किसकी इक्वल होगा, 68 डिग्री के, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सो बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एंगल QCD, ये एंगल किसके बराबर है, एंगल DBC के, इस एंगल के बराबर है। सो QCD तो हमारे पास y है, एंड दिस इज इक्वल टू 68 डिग्री जो हमने फाइंड किया है, ठीक है। सो y एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब रिमेनिंग है x एंगल जो कि हमने फाइंड करना है। y एंगल फाइंड हो चुका। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं, x एंगल फाइंड करने के लिए हमें ये ट्राइंगल देखनी होगी, ट्राइंगल ABC। मैंने आपसे कहा था ये आइसोस्लीस ट्राइंगल है और ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। इन दोनों में से एक एंगल अगर हमें मालूम हो जाए, अगर ये मालूम हो जाता है तो ये भी इसी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये आइसोस्लीस ट्राइंगल है। ये एंगल मालूम हो जाता है तो ये भी इसी के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे y हमने फाइंड कर लिया, किसकी इक्वल है, 68 डिग्री के, राइट, y इज इक्वल टू 68 डिग्री। तो ये अब एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बन रहा है ना, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल किसकी इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अब इसमें से ये पोर्शन है 68, ये है 46, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं ना, अगर 180 में से 46 और 68 ये हम हिस्सा माइनस कर दें तो ये एंगल हमें मिल जाएगा। तो 180 में से 46 और 68 को हम माइनस करके ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी किया जा सकता है। देखें ये भी एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। सो इसमें से भी ये हिस्सा 46 है, ये 68 है, और ये हमने फाइंड करना है। तो अब देखें अगर 180 में से 46 और 68 माइनस कर दें तो ये हिस्सा हमें मिल जाएगा। तो आप देखें 46 और 68 में से 180 में से माइनस करें, यहाँ पे भी 46 और 68 हैं, 180 में से माइनस करें, ये दोनों एंगल्स बराबर ही आएंगे। तो हम इसी एंगल को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि एंगल ABC, ये एंगल प्लस एंगल DBC, ये एंगल, और प्लस एंगल DPP, ये एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल होगा, 180 डिग्री की, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसी फैक्ट को हम यूज़ करेंगे कि एंगल ABC प्लस 68 डिग्री प्लस 46 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ABC, ये एंगल, प्लस 68 प्लस 46, इन तीनों का सम किसकी इक्वल है, 180 डिग्री के। 68 और 46 को प्लस करें 114 हो जाएगा, और इस साइड पे जाके माइनस होगा। सो एंगल ABC इज इक्वल टू 66 डिग्री, ये एंगल है 66 डिग्री के बराबर। अब क्योंकि ये आइसोस्लीस ट्राइंगल है, इसके सामने ये एंगल है और इस साइड के सामने ये एंगल है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो इनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। सो ये एंगल भी 66 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये भी आपने यहाँ पे नोट कर लेना है कि इन ट्राइंगल ABC, AB साइड इज इक्वल टू AC, क्वेश्चन में गिवन था। सो ट्राइंगल ABC इज आइसोस्लीस ट्राइंगल एंड एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। एंगल ABC और एंगल ACB, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं और दोनों किसकी इक्वल हो जाएंगे,
66 डिग्री के, क्योंकि एक हमने एंगल ये फाइंड कर लिया है, ठीक है, ये 66 है तो ये भी 66 हो जाएगा। सो अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में दो एंगल्स हमें मालूम है, तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं बाय एंगल सम थ्योरम, ठीक है। तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो 66 डिग्री प्लस 66 डिग्री प्लस एंगल BAC, या जिसको आप X कह सकते हैं, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। 66 डिग्री प्लस 66 प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180। एंगल BAC की जगह मैंने X लिख लिया है, ठीक है, और 66 प्लस 66 क्या हो जाएगा, 132। इस साइड पे जाके माइनस होगा, सो X की वैल्यू आ जाएगी 48 डिग्री। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है और एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।